नमस्कार। अब देखिए बीपीएससी पीटी के 40 दिन से भी कम रह गए और उसमें एक मुद्दा फिर से उभर करके आया है और वो मुद्दा जो है वो छात्र एकदम से अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे थे और बीच में अचानक से आयोग को पता नहीं क्या सूझा कि एकदम से एक मुद्दे पे उन्होंने राय मांग ली और राय भी उन लोगों ने उनसे नहीं मांगे जो जिनको परीक्षा देना है, जो पिछले 1.5-2 साल से इतने समस्याएं झेल रहे, इतने सारे पैनिक सिचुएशंस को झेल रहे हैं, इतना सारा फ्रस्ट्रेशन को झेल रहे हैं, उनसे सलाह नहीं ली गई जो इस परीक्षा में बैठेंगे। फिर उनसे भी सलाह नहीं ली गई जो बीपीएससी के इस परिवर्तनशील सिलेबस, हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव कर रही है बीपीएससी और उसको लेकर के रिसर्च करके अपने छात्रों के पीछे अपना दिन रात खपा दे रहे हैं, अपने भी फेस्टिवल्स की कुर्बानी दे दे रहे हैं और दिन रात छात्रों को कंटेंट अवेलेबल कराने वाले हम शिक्षकों से भी राय नहीं ली गई। बीपीएससी ने राय लिया किनसे? तो बीपीएससी ने राय लिया उन शिक्षकों से, ठीक है, जो वायरल गुरु तो है लेकिन जो बीपीएससी के ना तो बैच को पढ़ाते हैं ना दूर दूर तक। मैं किसी भी शिक्षक का नाम नहीं लेना चाहता हूं, चाहे पटना या दिल्ली का हो, लेकिन उन शिक्षकों से बीपीएससी ने सलाह लिया जो खुद बीपीएससी की क्लास में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे नहीं पता पढ़ाते हैं या नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि उन्होंने कभी बीपीएससी की कोई क्लासेस नहीं ली है। ठीक है, अब लेते होंगे, कल होकर के कोई दावा करे वो अलग बात है, लेकिन सबको पता है कि वो शिक्षक बीपीएससी के नहीं है। मैं किन दो शिक्षकों की बात कर रहा हूं आप लोग को स्पष्ट रूप से पता है। मैं उनको प्रणाम भी करता हूं और उनका बहुत बड़ा योगदान है बिहार के छात्रों को पढ़ाने में, बिहार के छात्रों को रेलवे की नौकरी दिलाने में, दरोगा की नौकरी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं बहुत सम्मान करता हूं उन लोगों को। लेकिन जो अभी निर्णय लेने पे जो बीपीएससी एकदम से आतुर है, एकदम से एग्जाम से पहले एक जो नया हेडेक दे रहे हैं, ये कम से कम उन शिक्षकों के अलावा आयोग को भी सोचना चाहिए कि आप भी तो कभी उस परिस्थिति से गुजरे हैं। छात्र है, वो मशीन नहीं है, उसको कितना मानसिक रूप से आप प्रताड़ित करेंगे। ठीक है, रोज नए नए कुछ ना कुछ समस्याएं और इसी समस्या में रोज कुछ ना कुछ करते हैं। एग्जाम से 30-40 दिन बचा हुआ, अभी एकदम से एक नया सिगुफा छोड़ दिया, एकदम से बच्चों के अंदर डर फैल गया है, फ्रस्ट्रेशन आ गई है। थोड़ा सा भी आपको विचार करना चाहिए। आप खुद भी वहां पे, आप आयोग है, आप इस तरह की प्रताड़ना नहीं करिए छात्रों के साथ। ठीक है, आप एक आयोग है, आप लोग भले ही अपने जमाने में आप सफल रहे हैं, आपने परीक्षाएं पास की है, आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं, लेकिन आपका दौर अलग था और आज का दौर अलग है। आपके जमाने में नौकरियां हो जाती थी आसानी से, इसलिए क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते थे, जो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते थे उनका हो जाता था। आज इतना कंपटीशन हो चुका है और उस कंपटीशन में एक जो ये नया जो जिन निकाल दिया है बोतल से, और ये जिन जो है वो एक तरह से छात्रों की मानसिक स्थिति को खराब कर रही है, तो कम से कम छात्रों पे तो तरस आइए। और इसी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आयोग के द्वारा जो बयान दिया गया और अभी जो एक्टिविटी चलाई गई है, उससे एकदम से डर का माहौल बन गया, अनिश्चितता का माहौल बन गया, खौफ का माहौल, और ये छात्र पढ़ेंगे क्या, एकदम से परेशान हो गए। तो आयोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर सुधार ही करना है आपको बीपीएससी में, तो बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है। पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन को जान ले, आखिर ये कौन सा जिन्न है जो अचानक से अभी बोतल से बाहर आया है। तो ये वो जिन्न है जो कहता है कि यदि एक निश्चित संख्या से अधिक कैंडिडेट हुआ, हालांकि निश्चित संख्या नहीं पार कर रही है, आपको बता दूं कि 5 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं क्रॉस कर रहा है, तो उम्मीद है कि आयोग नॉर्मलाइजेशन को नहीं लागू करेगी और भगवान करे छठी मैया उनको सद्बुद्धि भी दे कि वो इस नॉर्मलाइजेशन से अपने आप को पीछे कर ले, अभी फिलहाल पीछे कर ले। कम से कम छात्र को में अनिश्चितता ना हो और परेशानी ना हो। ठीक है, सुधार की तरफ बढ़े। देखिए, टाइम टू टाइम सुधार होना चाहिए। कमीशन के एग्जाम, आईआईटी के एग्जाम, सीयूईटी के एग्जाम, किसी भी एग्जाम में समय के अनुसार बदलाव होता है, यूपीएससी में भी बदलाव होते हैं, लेकिन बदलाव का एक समय होता है, बदलाव का एक तरीका होता है और बदलाव के पीछे एक मंशा होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे किसी भी तरह से बस किसी ने कहा, सलाह दिया और उसके बाद आयोग ने मन बना लिया और आयोग ने कुछ शिक्षकों को बुला लिया जिनका बीपीएससी से, मतलब बीपीएससी के पढ़ाने से तो लेना देना नहीं है, बस उनके कोचिंग बीपीएससी के हो, आईएएस का हो, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं सम्मान करता हूं उनका। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं बचता हूं, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि एक सीमा के बाद आयोग का कहना है कि हम एक ही दिन एग्जाम नहीं ले पाएंगे। अगर बड़ी मात्रा में, जिस हिसाब से 2000 वैकेंसी है, तो उस हिसाब से 2000 प्लस वैकेंसी है, तो उस हिसाब से छात्र इतने हो जाएंगे कि हम कैंडिडेट को सेंटर ने अलॉट कर पाएंगे। शहरों में मूवमेंट की समस्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या होगी, उसके बाद जाकर के पूरी तरह से करप्शन मुक्त परीक्षा, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में समस्या है, बहुत सारी समस्या है। तो हम एक काम करते हैं कि परीक्षा अलग अलग पालियों में या अलग अलग दिन ले लेते हैं, या तो एक ही दिन में 2 अलग अलग पालियों में ले लेते हैं। पहली पाली में दूसरे छात्र होंगे, दूसरा अलग पाली में अलग छात्र होंगे, एक निश्चित रोल नंबर से इतने रोल नंबर ले लेंगे। यानी आयोग इस बात पे विचार कर रही है कि जिस तरह से बैंकिंग या एसएससी या सीयूईटी के एग्जाम में या
रेलवे के एग्जाम में जब लाखों कैंडिडेट होते हैं तो अलग अलग शिफ्ट में या अलग अलग डेज में एग्जाम लिया जाता है ताकि इतने लोगों को मैनेज किया जा सकता है। अब अलग अलग डे में एग्जाम लेंगे तो एक दिन जो पेपर देंगे उसी को तो अगले दिन नहीं देंगे, क्योंकि वो पेपर छात्रों को याद हो चुका है। अगर आप पेपर वापस नहीं लेते हैं तब तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, या पेपर वापस भी ले लेते हैं तो पेपर तो रिपीट करने का कोई मतलब। तो अलग अलग पालियों का मतलब क्या होगा, अगर आप 2 शिफ्ट में भी एग्जाम लेते हैं, मान के चलिए यदि आप 13 तारीख को एक एग्जाम लेते हैं 13 दिसंबर को, और एक आप 14 दिसंबर को एग्जाम लेते हैं, तो आयोग का कहना यह है कि हम इसमें नॉर्मलाइजेशन को प्रोसेस को लागू करेंगे। अभी देखिए उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में परसेंटाइल को लागू करेंगे कि नहीं, जो जेई मेंस में होता है, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में होता है, किस तरह के परसेंटाइल को लागू करेंगे। क्या सीयूईटी वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, क्या रेलवे वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, या फिर आप अलग अलग। लेकिन दोनों दिन अलग अलग अगर एग्जाम होंगे, बीपीएससी के पीटी होंगे, तो दोनों दिन के पेपर अलग अलग होंगे। अब देखिए होता क्या है कि कुछ भी कर ले, 2 पेपर एक बराबर नहीं बनाया जा सकता है। कोई पेपर थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा आसान होगा, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो अब आयोग क्या करेगी इसमें, आमतौर पर नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है देख लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में होता यह है कि इसमें अगर औसत रूप से छात्र अगर 13 तारीख वाले एग्जाम में मान के चलिए औसत रूप से छात्र अगर 95 सही कर पा रहे हैं, और यहाँ पे औसत रूप से यदि छात्र 100 सही कर पा रहे हैं जो बैठे हुए हैं, जैसे 3 लाख कैंडिडेट, मान के चलिए 2.5 लाख कैंडिडेट इसमें बैठा और 2.5 लाख कैंडिडेट इसमें बैठा, ठीक है। हालांकि 5 में 5 लाख तो देंगे नहीं एग्जाम, बस मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो 2.5 लाख इसमें बैठा और 2.5 लाख इसमें बैठा। इसमें लोग आ रहे हैं लगभग 95 कर पा रहे हैं औसत रूप से, इसमें 100 कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 13 तारीख वाला पेपर थोड़ा टफ है और 14 तारीख वाला पेपर जो है वो थोड़ा सा आसान है, 5 नंबर का अंतर है। अब आयोग इसको क्या करेगी, तो आयोग कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ बनाने के लिए क्या करेगी, स्केलिंग अपना सकती है, नॉर्मलाइजेशन कर सकती है, एक बीच का कट ऑफ निकालेगी। अब बीच का कट ऑफ का मतलब क्या होगा, तो बीच का कट ऑफ जो होगा वो कितना होगा, तो आयोग हो सकता है इसको 97.5 रख दे, जनरल का मान के चलिए। अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे करेगी, क्या 100 वाला 95 वाला बराबर है, तो अपने अपने मैदान के अनुसार तो बराबर है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको एक कॉमन कट ऑफ बनाना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा देख लीजिए, तो ऐसी स्थिति में 95 आया है, यानी जिस दिन पेपर टफ माना गया औसत रूप से छात्रों का, उसमें 2 या 2.5 अंक उसके बढ़ जाएंगे, और जिस दिन का पेपर टफ आसान माना गया उस दिन माइनस हो जाएगा 2 या 2.5। अब सबके तो 100 नहीं आए हैं, कोई बच्चा ऑलरेडी, अब देख लीजिए जो 100 वाला पेपर है उसमें वो ओरिजिनल 97.5 अंक ला रहा था, लेकिन अब उसका अगर 2.5 घट गया तो वो 95 आएगा, वो बाहर हो जाएगा परीक्षा से। ठीक इसके उल्टा यदि कोई बच्चा 95 लाया है, ठीक है, तो उसके 2.5 जुड़ेंगे, क्योंकि वो उस दिन पेपर दे रहा है जिस दिन उसके पेपर आसान थे आयोग के अनुसार, तो उसके जुड़ेंगे। यानी कि इस आयोग के प्लस माइनस के चक्कर में किसी को जब 2.5 अंक ज्यादा मिलेगा तो वो जो बाहर था कट ऑफ से वो कट ऑफ के अंदर एंट्री कर जाएगी, और जो कट ऑफ के अंदर था उसके अंक कटने की वजह से वो बाहर हो जाएगा। यानी किसी न किसी के साथ अन्याय होगा ही होगा, और ये अन्याय उस छात्र के साथ भी हो सकता है जिस छात्र का शायद जीवन में ये अंतिम अटेम्प्ट हो और वो 2 बार से 3 बार से मेंस लिख रहा हो, इंटरव्यू दे रहा हो। अगर उसके साथ अगर एक्सीडेंटल ऐसा हो गया तो आप सोच करके देखिए। वैसे भी किसी भी नियम को आप कहा जाता है कि कोई भी नियम के किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। बताइए उसकी क्या गलती है कि किसी के 2.5 अंक काट लिए जाएंगे और किसी दिन के 2.5 अंक या 2 अंक या 3 अंक, अभी अनुमान है कि कितना होगा, वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा जिस दिन का है। तो स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, तो जिस दिन आयोग ये मानती है कि इस दिन का पेपर आसान था तो उस दिन के बच्चों के सबके अंक जोड़ दिए जाते हैं। किसी का 60 है, अगर इसका जुड़ेगा 2.5 तो 62.5 होगा। लेकिन अगर 97 कट ऑफ जा रहा है, 97.5 मान के चलिए कट ऑफ जा रहा है, तो जिसका 95 आया है पहले दिन उसको तो फायदा हो गया, वो पास कर जाएगा, उसके तो प्लस हो गए ना, मतलब बिना स्कोर किए उसके 2.5 अंक बढ़ गए। लेकिन वो जो 97.5 या यहां तक कि आप मान के चलिए कि वो जो 99.5 ला रहे थे
उसके भी 2.5 अंक अगर कट गए तो 97 पे आ जाएगा, 99.7। और 2.5 पहले जिस दिन ये कठिन परीक्षा है उसमें जोड़ा जा रहा है, जिस दिन थोड़ा आयोग के अनुसार आसान पेपर है तो उसमें घटाया जा रहा है। अब सोच करके देखिए कि कोई 99.5 ला करके भी स्केलिंग की वजह से बाहर हो जाएगा या नॉर्मलाइजेशन की वजह से, यानी किसी न किसी के साथ अन्याय होगा। और मेरी आयोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के अन्याय से बचे। वैसे भी 5 लाख से कम गई है, फॉर्म फिलअप हुआ है, तो आप एक ही दिन परीक्षा ले लीजिए। अगर किसी का 1 अंक से आधा अंक से कोई नहीं पास कर पाया तो वो अपने आप को मना लेगा, समझा लेगा कि चले उस दिन मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा दिन खराब था, मेरी परफॉर्मेंस उस दिन बेहतर नहीं हो पाई, इसीलिए मैंने फेल कर गया। उसे अफसोस तो होगा, लेकिन उसे अपने आप पे अफसोस होगा। लेकिन ऐसा छात्र यदि ऐसा हुआ कि कोई 99.5 ले आया, मान के चलिए, अभी मैं मैथमेटिकल ही एग्जाम्पल ही दे रहा हूं, मान के चलिए 99 ले आया और उसके 2.5 अंक कटने की वजह से उसे 96.5 आ गया, जबकि कट ऑफ 97.5 है, तो उसे जीवन भर इस बात का, यदि उसका लास्ट अटेम्प्ट है या एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो उसे जीवन भर इस बात का अफसोस रहेगा कि 2000 के वैकेंसी में और मैं इसलिए बाहर हो गया क्योंकि आयोग ने मेरे नंबर काट लिए। ठीक है, तो आयोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को समझिए। आयोग का खूब सम्मान है, हमारी नज़र में सम्मान है, क्योंकि बीपीएससी ने पिछले दिनों बड़े अच्छे से कराए हैं। इतना आसान नहीं है आज के ज़माने में इतने कठिन कठिन पेपर को कराना। इतने अच्छे अच्छे शिक्षक दिए हैं, इतने अच्छे से उन्होंने क्वेश्चन स्टैंडर्ड बनाए हैं, तो आयोग का सम्मान है। आयोग ये छोटी छोटी ये सब हरकतें करके प्लीज़ आप मेरा यही आग्रह है आप लोगों से कि अगर आयोग के किसी मैं हालांकि इतना बड़ा शिक्षक तो नहीं हूँ कि मेरे वीडियोज़ को आयोग के लोग देखते होंगे, लेकिन अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच रहा है आयोग तक या आयोग के, तो आग्रह यह है कि आप खुद को अपनी उस स्थिति में रख करके देखिए। आप भी कभी छात्र रहे थे, आप 5 लाख से तो अब वैसे भी कम कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप किए, तो एक ही दिन एग्जाम ले लीजिए, जिसका जो कट ऑफ बनेगा कैटेगरी वाइज छात्र का, अगर किसी का आधा अंक से 1 अंक से भी छूट गया तो उसे व्यक्तिगत दुख तो होगा, लेकिन उसे ये तो नहीं रहेगा ना कि आयोग ने मेरे साथ ऐसा किया, आयोग ने मुझे बाहर कर दिया, जो स्थिति यहाँ पे आशंका दिख रही है। अगर आपको सुधार करना है, अब दूसरा पार्ट ये है इस वीडियो का कि यदि आयोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको सुधार करना है तो आप पीटी और मेंस लेवल पे कई सारे सुधार कर सकते हैं। जैसे यदि बात करें, हालांकि बीपीएससी के खुद ही सभी लोग एक्सपर्ट है और बड़े बड़े एक्सपर्ट है, और मैं सम्मान भी करता हूं। जिस समय मैं हो सकता है स्कूल जाना शुरू किया था उस समय ये लोग अधिकारी बन चुके थे, तो स्वाभाविक रूप से उनका मेरे मन में सम्मान है। आप लोग बड़े अच्छे से धीरे धीरे बीपीएससी के क्वेश्चन को यूपीएससी लेवल पे ले जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप सुधार भी कीजिए। और सुधार ये हो सकता है कि बीपीएससी के पीटी में आपने देखा होगा कि जब 69th बीपीएससी का जो पीटी हुआ था उसमें जो 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150, उसमें से यदि आप देखेंगे तो लगभग 45 ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्या थे, या तो स्टेटमेंट बेस्ड थे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या कोड वाले क्वेश्चंस थे, या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस थे। ठीक, एक ही असर्शन रीजन वाला था, कथन कारण वाला था, कूट मिलाने वाला था, यानी ऐसे प्रश्न 45 यानी कि 30% ऐसे प्रश्न बीपीएससी ने पूछे थे, जो प्रश्न जो है जिसके लिए आपको 1 लाइन या 2 लाइन नहीं बल्कि 3 या 4 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती थी, जिसको हम लोग गैर 1 लाइनर कह सकते हैं। 45 क्वेश्चन और 105 ऐसे क्वेश्चन थे जो 1 लाइनर थे, यानी एक ही सूचना से आप उस प्रश्न के सही उत्तर को आप जान जाते। यदि आपको सूचना आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। लेकिन 45 या 30% ऐसे प्रश्न थे जो प्रश्न जो है वो एक से अधिक सूचना के आधार पर बनती थी, है जिसको आप गैर 1 लाइनर कह सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आयोग के द्वारा जब ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद है कि 70वीं में ये और ज्यादा बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से बीपीएससी से एक रिक्वेस्ट ये है कि या तो आप समय को लेकर के विचार कीजिए, क्योंकि यूपीएससी इतने ही प्रश्नों के लिए 2 घंटे का समय देती है, तो 100 प्रश्न पूछती है, आप ऑलरेडी 150 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हो सकता है छात्रों के समय ही ना बचे। ठीक है, तो या तो प्रश्नों की संख्या पे विचार कीजिए, उसको 150 से 100 पे लाइए, जस्टिफाई होगा। अगर आप यूपीएससी बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एसडीएम डीएम में ज्यादा अंतर नहीं है, तो बीपीएससी यूपीएससी में भी गैप को कम कर दीजिए। खुशी होगी, हमें भी पढ़ाने में खुशी होगी, हम लोग भी शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं और हम लोग तो ऑलरेडी छात्रों को उस लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराते हैं ताकि बच्चे उस लेवल पे तैयार हो सके। लेकिन आयोग से यह रिक्वेस्ट है कि आपने अगर प्रश्नों की संख्या को बढ़ाई है डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस की, तो टाइमिंग पे विचार कीजिए।
घंटे की जगह उसको 3 घंटा कीजिए, या प्रश्नों की संख्या को 150 से 100 पे लाइए ताकि आप यूपीएससी की तरह जस्टिफाई कर सके। एक सुधार यहां हो सकता है, मेरा ये सुझाव है, हालांकि आयोग मेरे इस सुझाव को कितना गंभीरता से लेगी मुझे नहीं पता, या मेरे तक पहुंचेगी, क्योंकि आयोग बड़े बड़े वायरल शिक्षकों से सलाह ले रहे हैं जो बीपीएससी नहीं पढ़ाते, उनसे सलाह रहे, हम लोगों से सलाह तो शायद ही अभी लेंगे। ठीक है, दूसरा सुधार क्या हो सकता है? तो दूसरा ये हो सकता है कि इसमें बिहार स्पेशल, यानी कि वो प्रश्न, देखिए ये आयोग का एकाधिकार है। अब अगर आप झारखंड में जाएंगे तो झारखंड पीसीएस 50% प्रश्न ऐसे पूछ रहा है जो डायरेक्ट झारखंड से है। एक पेपर में पूरा ही झारखंड का है, और दूसरे पेपर में भी एक और पेपर है जीएस का, उसमें भी झारखंड के कुछ प्रश्न पूछ रहा है, यानी 50% से ज्यादा क्वेश्चन तो डायरेक्ट झारखंड से पूछ रहा है। यही हाल राजस्थान पीसीएस का है, और इनके पीछे उनका तर्क भी है कि हम उसी छात्र को लेंगे या उसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे जो उस राज्य को बेहतर जानता हो, जिस राज्य की वो सेवा करना चाहते हो, वहां की भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, कल्चर, राजनीति, हर चीज को वो जानता हो उस राज्य के बेहतर ढंग से, ताकि तभी वो वहां के अधिकारी बनेंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। तो ये आयोग अगर राजस्थान पीसीएस ये तर्क देती है, झारखंड पीसीएस ये तर्क, देखिए कोई पीसीएस ये नहीं कहता है राजस्थान पीसीएस की मैं राजस्थान जीके इसलिए शामिल करता हूं कि दूसरे राज्य के छात्र बाहर हो जाए, ऐसा कोई नहीं कहता। हालांकि अंदर से मंशा वही होता है, झारखंड स्पेशल को शामिल करना हो चाहे राजस्थान स्पेशल को शामिल करने हो, राज्यों की मंशा यही होती है कि हमारे राज्य में दूसरे राज्य के कैंडिडेट का वो सेक्शन जो है वो टफ सेक्शन है, दूसरे राज्य के स्टूडेंट आसानी से नहीं कर पाएंगे। हालांकि पब्लिकली ये कहा जाता है कि उस राज्य के बारे में, तो बिहार सरकार भी ऐसा कर सकती है, बीपीएससी भी ऐसा कर सकती है सरकार से सलाह लेकर के कि भाई एक काम करते हैं कि हम भी उसी तरह से, कि नहीं बिहार में जो आते हैं तो उसको बिहार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए, इसीलिए हम बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस है उसका वेटेज जो है अभी जो 25 के आसपास है उसको हम बढ़ाएं, यानी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को बढ़ा करके 30, 35, 40, 50 कीजिए। यह सकारात्मक कदम होगा। यानी बिहार के अभी जो देखेंगे तो आप 3 ही मेजर सेक्शन है जिससे बिहार स्पेशल में क्वेश्चन आ रहे हैं, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी और बिहार की इकोनॉमिक सर्वे। यही 3, इकोनॉमिक्स भी नहीं, इकोनॉमिक सर्वे, यही 3 मेजर सेक्शन से ही क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कोई पॉलिटी का आ जाए अलग बात है, कभी एक आध दूसरे सेक्शन से आ जाए, आर्ट एंड कल्चर से कभी कभी आ जाए, लेकिन यही 3 मेजर सेक्शन है, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इसका दायरा बढ़ाइए, बिहार के भाषा एवं संस्कृति को शामिल कीजिए, कला को शामिल कीजिए, संस्कृति को शामिल कीजिए, बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम से क्वेश्चन पूछिए, लेकिन क्वेश्चन बढ़ाइए। और ये एक पॉजिटिव कदम होगा बीपीएससी पीटी में। बहुत मेजर अब बदलाव की जरूरत नहीं है, ये एक बदलाव यदि आयोग के द्वारा किया जाता है तो यह सकारात्मक बदलाव होगा, और इसका मुझे नहीं लगता है कोई विरोध करेगा। यानी इसी बार 150 में यदि आप 25 की जगह 30 प्रश्न पूछ लिए, अगले बार बढ़ा करके बोल करके आपके 35 में पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कर सकते हैं आप सुधार। ठीक है, और दूसरा, मेंस में एक बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, और मेंस में देख लीजिए बीपीएससी मेंस में किस सुधार की जरूरत है जहां पे आयोग पहल कर सकती है, और मैं उम्मीद कर रहा था कि इसी बार होगा, मैं उम्मीद भी कर रहा था कि आयोग अच्छे दिशा में जा रही है, तो बीपीएससी मेंस में भी हो सकता है कि आयोग एक बड़े रिफॉर्म की तरफ बढ़े। अब देखिए, आपने हिंदी पेपर को तो शामिल कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भाषी राज्य है तो हिंदी आना चाहिए। आपने जीएस में क्या किया, तो आपने पेपर 1 कर दिया जिसमें आपने हिस्ट्री एंड कल्चर, करंट, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर्स और डीआई पूछ लिया। जीएस पेपर 2 की बात करें तो उसमें आपने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक से पूछ लिया। उसके बाद जाकर के फिर आपने ऐसे पेपर को शामिल किया है जिसमें आपको 3 ऐसे लिखने हैं, आपको पता होगा। ठीक है, उसमें तीसरा वाला भी आपने शामिल किया, यानी कि कोई अगर व्यक्ति बिहार से है तो उसे बिहार की भाषा, संस्कृति से जुड़े हुए जो मुहावरे, लोकोक्ति है उस पर वो निबंध लिखे ताकि वो बिहार को बेहतर ढंग से जान पाए उसकी तैयारी जब करेंगे तो। ठीक है यहां तक, लेकिन ये जो ऑप्शनल है पूरी हाथ ही निकल गई और पूछ बचा हुआ है। तो ऑप्शनल जो अब आपने शामिल किया, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शनल को, यानी ज्योग्राफी के, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के या किसी भी सब्जेक्ट के ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव टाइप से मेंस में सिलेबस में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। या तो आप हटा दीजिए उसको, परमानेंट ही रिमूव कर दीजिए, या फिर मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर से उसको डिस्क्रिप्टिव पे ले जाइए। लेकिन चूंकि पीसीएस, सारे पीसीएस धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है जिसमें ऑप्शनल को रिमूव किया जा रहा है, यूपी ने ऑलरेडी कर दिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस ऑप्शनल को हटा ही दे, क्योंकि ये जो ऑप्शनल है ये पैनिक क्रिएट करता है। अब शिक्षकों के लिए क्या है, हम शिक्षकों के लिए समस्या नहीं है, समस्या छात्रों के लिए है कि इसको कब तैयार करें। एक तो
पीटी के साथ तैयार करेंगे तो आपको बता दूं कि ऑप्शनल के जो ज्यादातर ऑप्शनल होते हैं वो जीएस से कोई मैच नहीं खाता। हिस्ट्री ज्योग्राफी को अगर छोड़ दे, पीएसआईआर को छोड़ दे, तो बाकी 3 सब्जेक्ट के अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं है जिसका पीटी में कोई योगदान हो। ज्योग्राफी का है भी तो ऑप्शनल के 70% ऐसे टॉपिक होते हैं, चूंकि मैं खुद ज्योग्राफी ऑप्शनल का टीचर हूं, तो 70% तो ऐसे टॉपिक होते हैं जिसका बीपीएससी के पीटी मेंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये एक बर्डन है। तो इसकी तैयारी ना तो पीटी के दौरान हो सकती है, मोड इसका पीटी टाइप का है ऑब्जेक्टिव, लेकिन टॉपिक इसके पीटी से मिलता जुलता नहीं है। दूसरा, मेंस के समय ऑलरेडी 3 विषय, ठीक है, 3 विषय यहाँ पे छात्रों को पढ़ने हैं और 4 विषय यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद जाकर के करंट है, नेशनल इंटरनेशनल, बिहार और डीआई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। 4 सब्जेक्ट यहाँ है, 3 सब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑलरेडी 7 सब्जेक्ट जीएस का पढ़ रहे हैं। आपने एक डिफिकल्ट ऐसे ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया जिसमें फिलोसफिकल, कंटेम्प्रेरी और मुहावरे वाले ऐसे पूछ रहे हैं, तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा मेंस है बीपीएससी का, ठीक है, अच्छा खासा मेंस है बीपीएससी। तो ये मेंस के समय भी इतना समय नहीं रहेगा कि छात्र बार बार पीटी पास कर चुका छात्र है या पीटी दे करके आ गया और इतने डिफिकल्ट चीजों को पढ़ रहा है जीएस में, और बार बार एक बार जो है वो ऑप्शनल के वो टॉपिक को जो ग्रेजुएशन लेवल का है उसको ऑब्जेक्टिव ढूंढ ढूंढ के कहीं से सॉल्व कर रहा है, ना तो इसके प्रॉपर मार्गदर्शन है। अब दिक्कत यह है कि इसको हल्के में ले तो एक डर बना रहेगा कि पता नहीं इसमें फेल कर गए, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बीपीएससी मेंस ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। और अगर ये कोई मान ले कि नहीं ये तो क्वालिफाइंग ही, और अगर ओवर कॉन्फिडेंस में फेल हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए। शिक्षकों को लेके क्या है, हमारे लिए तो था कि एक छोटा सा कोर्स बना करके बेच दे तो पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन हम लोगों की मानसिकता ये नहीं है। हमारी मानसिकता ये है कि छात्र जो है वो ऑलरेडी पेरा रहे हैं, बिहार की भाषा में कहें ना तो पेरा रहे हैं आयोग के इस उल जलूल डिसीजन की वजह से, सम्मानित आयोग के उस उल जलूल डिसीजन की वजह से छात्र पेरा रहे हैं बिहार की भाषा में कहे। तो प्लीज इस ऑप्शनल को या तो रिमूव कर दीजिए, रिमूव इज बेटर सॉल्यूशन, ठीक है, रिमूव ही बेटर सॉल्यूशन है। क्योंकि अब मेंस जब एक बच्चा ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुका है, उसे ऑब्जेक्टिव मेंस में लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो इसको रिमूव कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। अगर बहुत क्रांतिकारी चाहते हैं कि बिहार के बच्चे आईएएस का भी एग्जाम पास करें तो इसको फिर से एक्टिव कर दीजिए, यानी डिस्क्रिप्टिव मोड में ले आइए, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके संबंध में कुछ कीजिए। तो इस तरह से आयोग के द्वारा ये 2-3 सुधार किए जाना चाहिए। यदि मेरे इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहे हैं या कोई आयोग के मेंबर देख रहे हैं या फिर बिहार से जुड़े हुए राजनेता के पास तो खैर टाइम ही नहीं होता है कि वो मेरे वीडियो को देखे, क्षमा चाहूंगा उनके लिए। तो बाकी लोगों से उम्मीद है कि आयोग से उम्मीद है कि इस तरह के सुधार करे, आप छात्रों से भी उम्मीद है कि इस तरह के बातें आयोग तक पहुंचाए। तो मिलते हैं फिर किसी तरह इसी तरह से कोई एक इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर के। एक बार आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फ्यूचर में किसी और विषय पे अगर आप चाहते हैं, जो मेरे प्रिय छात्र है, किसी विषय पे मैं वीडियो बनाऊं, तो जिस विषय पे मैं मुझसे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, उस विषय को कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है। मैं आप लोगों का इंटरेस्ट भी तो देखना चाहता हूं कि आप किस डायरेक्शन में चाहते हैं कि चैनल चले या किस डायरेक्शन में ये ऐप काम करे। तो आप अपनी बातों को लिखें, कुछ छात्र लिख भी रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है, और मैं रिप्लाई, हालांकि मेरी टीम भी है लेकिन मैं पर्सनली भी समय निकाल करके छात्रों के कमेंट को देखता रहता हूं, ठीक है। और उसके बाद जाकर के जो मेरी टीम है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रिप्लाई कीजिए। कई बार मैं भी रिप्लाई कर देता हूं, ठीक है, हालांकि मैं हमेशा रिप्लाई नहीं करता हूं, लेकिन मैं हर कमेंट को देखता हूं कम से कम, ठीक है। तो थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।